हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एग्जाम अड्डा में। आपको मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 और 27 के लिए क्लास चल रही है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आज हम जो है सेकंड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, संविधान का निर्माण, क्रिएशन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे हम क्रिएशन बोलें चाहे फॉर्मेशन बोलें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का निर्माण। हम बात करेंगे संविधान की मांग का एक इतिहास कब से शुरू होता है, इसी क्लास पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या है इतिहास। आपको बता दें कि इसका इतिहास शुरू होता है 1895 में। कब शुरू होता है? 1895 में। वो भी एक स्वराज विधेयक के रूप में शुरू किया जाता है और ये विधेयक को जो प्रस्तुत करते हैं वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसका उद्देश्य था संविधान निर्माण की मांग की गई थी पहली बार इतिहास में। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित किया गया था उद्देश्य के रूप में, और कानून के तहत सबको समान अधिकार मांग किया गया था। तो ये था 1895 का स्वराज विधेयक, जिसमें संविधान की मांग की पहली भाषा प्रस्तुत की गई थी। चलते हैं 1916 का जो है होम रूल लीग आंदोलन देखते हैं, ये क्या हमको बताता है। तो आपको मैं बता दूं कि होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में हुआ था, इसी समय एक जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था जहां पर गर्म और नरम दल एक हुए थे और ये लोग 1907 में एक सूरत अधिवेशन में एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ये 1916 का एक इतिहास बताता है संविधान को गठित करने के लिए। तो होम रूल के जो प्रमुख नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और जो दूसरी थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, पहली कांग्रेसी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आपको बता दूं कि एक राजनीतिक केवल एक संगठन था ये, और बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में इसका क्या किया था, एक स्थापना की थी। ठीक है, और इसके बाद आगे बताते कि वो भी कब की थी। तो इनके बारे में तो आपने सुना होगा, बाल गंगाधर बारे में कब की थी। मगर जो दूसरी एनी बेसेंट है, इन्होंने 1916 में जो है मद्रास अडयार में अपनी होम रूल की स्थापना की। मतलब इनकी जो दिशाएं थी वो अलग अलग थी। ठीक है, अब इस होम रूल आंदोलन के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, तो इसको समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से यही है। तो आपको मैं बता दूं कि संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो होम रूल लीग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, मार्टिन एक सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे एक जो है वायसराय थे, और इन्हीं के नाम के आधार पर हम एक सुधार अधिनियम 1919 लाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संसदीय शासन प्रणाली का विकास करना, मतलब भारत में 2 सदन होने चाहिए। इसके बाद आपको बढ़ते भारतीय शासन को चलाने के लिए भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट था। और जो भी स्वयं शासित संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए, मतलब भारतीय स्वयं अपने लिए संस्थाओं की स्थापना कर सके, इसी को कहते हैं स्वशासित संस्थाएं। इसके बाद आगे क्या है 1922। अब 1922 में क्या है देखते हैं, 1922 में क्या बात रखी गई। 1922 में गांधी जी का कथन आता है 1922 में, और इन्होंने कहा कि संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग का प्रबलतम तरीके से की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कहा था कि भारत को जब भी स्वतंत्रता मिले तो भारतीय जो संविधान बनाया जाए या निर्माण किया जाए वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आपकी इच्छा ना करे कि आप किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ भारतीयों का सहयोग ले, भारतीयों की क्या राय है, भारतीयों की क्या इच्छा है कि संविधान हमारे देश को चलाने के लिए कैसा गठित होना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक आता है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या बात होती है? नेहरू रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट था, भारतीय संविधान का मसौदा भी इसे कहा जाता है।
और इसके जो अध्यक्ष रहे वो मोतीलाल नेहरू रहे और सचिव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें 9 सदस्य और कमेटी में शामिल थे। आपको बता दें 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट एक ज्ञापन था जो भारत के लिए एक नई डोमिनियन स्थिति का प्रस्ताव दिया गया था। अब आपको मैं बता दूं, ये जो डोमिनियन मतलब जो अब भारत को अलग किया गया, पाकिस्तान एक देश अलग बनाया गया, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को देना चाहते थे और भारत से एक अलग हिस्सा बना करके पाकिस्तान प्रांत बनाना चाहते थे। ये था मुद्दा इनका। इसका उद्देश्य था भारत के संविधान के लिए एक संघीय सरकार स्थापित करना, समझ रहे हैं मेरी बात को, और अल्पसंख्यकों के लिए जो है सीटों के आरक्षण को लेकर के प्रावधान सुनिश्चित करना था। इसके बाद एक संयुक्त निर्वाचक मंडल तैयार करना था जिससे किसी भी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक निर्वाचक मंडल तय किया जाता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि एक जो है संयुक्त निर्वाचक मंडल तैयार होना चाहिए। मगर नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट की अवधारणा दरवाजे की कील की तरह मृत है। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये सत्य बात है कि हर एक बात में ये लोग डोमिनियन स्टेट डोमिनियन स्टेट डोमिनियन स्टेट, इसका मतलब यही था कि भारत के भाग को अलग किया जाए। भारत के अंदर जो गतिविधियां हो रही है वो जो हिंदू और मुस्लिम और अन्य समुदाय मिलकर के एकजुटता ला रहे हैं, उसको धीरे धीरे जो बड़े समुदाय देश के अंदर हैं उनको सबसे पहले अलग किया जाए। तो इन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को अलग करने की कोशिश की, ठीक है। उधर मुस्लिम को भड़काना भी चाहते थे, तो मुसलमान जैसे जैसे भड़क रहे थे वैसे वैसे वो अपने एक अलग प्रांत की मांग करने लगे थे। तो इनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया अंग्रेजों को कि अब मुसलमानों को हमने अच्छा माइंड सेटअप कर दिया है, अब ये भारत से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं और वही इन्होंने आधार बना लिया। तो डोमिनियन स्टेट जो शब्द आया इस नेहरू रिपोर्ट में, ये बहुत खराब लगा नेहरू जी को, ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि डोमिनियन स्टेट की जो अवधारणा है वो दरवाजे की कील की तरह बिल्कुल मृत है। आगे बात करेंगे। 1929 का एक लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया, मतलब स्वतंत्रता का एक अपना अलग अधिकार बनाया गया। तो ये कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता पे प्रस्ताव पारित होता है। आपको बता दें इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता रही है, क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आया है, पूर्ण स्वराज की मांग रही है और पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब पूर्ण स्वराज होना चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1930 को आधी रात 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा एक झंडा फहराया गया और ये किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करने का ऐलान कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। सर्वप्रथम संविधान का विचार लाया गया। अब ये सर्वप्रथम संविधान का विचार जो लाया गया था वो 1924 में लाया गया था। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था, ठीक है। परंतु इस विचार को आगे लेकर के जो मूर्त रूप दिया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग वाला प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने 1934 में पटना में स्वराज पार्टी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया तो वो M.N. राय ने किया था, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। सभी किताबों में पढ़ेंगे तो सीधा सीधा M.N. राय लिखा होता है, मगर हम आपको पूरा पूर्ण नेम दे दिया, मैंने फुल नेम दे दिया, मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम है। इन्होंने 1934 में क्या किया? औपचारिक जो है एक मत दिया कि जो है संविधान का विचार का प्रतिपादन किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो भारतीय संविधान के निर्माण में करीब 70% भाग मदद किया है, यहीं से लिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें
इंक्लूड की गई हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण में 1935 भारत शासन अधिनियम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें 70% प्रावधान रहे हैं। एम गोविंद राव और निर्विचार सिंह के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 में संविधान सभा के लिए एक संविधान निर्माण की आधारशिला रखी। इसके बाद कांग्रेस का एक फैजपुर अधिवेशन हुआ जो बंगाल में पड़ता है, और पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न किया गया था, और यह किया गया था 1937 में। किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र या अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा के गठन की मांग को यहीं भी रखा था। अब बात आती है 1937 में प्रांतीय चुनाव की। तो 1937 में जो प्रांतीय चुनाव थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए, और 1937 का जो चुनाव रहा है वो कुल 11 प्रांत गठित थे। उन 11 प्रांतों में चुनाव करा लिया गया, जिसमें मद्रास था, मध्य प्रांत था, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश जानते, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFC, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये सभी गठित हो चुके थे प्रांत, जहां से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें क्या होता है कि 1585 में असेंबली में 711 पर विजय प्राप्त करती है कांग्रेस, और कांग्रेस को सबसे बड़ी सफलता मिलती है 11 प्रांतों में। और कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार भी बना लेते हैं, जिसमें 5 ऐसे प्रांत होते हैं जिसमें वो पूर्ण बहुमत हासिल करते हैं, जिनमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। वहीं कुछ जो है बॉम्बे में अलमत, मतलब बहुत कम सीमित मात्रा में वोट मिले। फिर पश्चिम सीमांत प्रांत में और असम के गठबंधन में सरकारें बनाई गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कांग्रेस की सफलता रही पहले। इन चुनाव में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुस्लिम लीग उस समय पार्टी थी जो मुसलमानों के लिए एक नए प्रांत के लिए बात रख रही थी अंग्रेजों के सामने। तो कुल मुस्लिम जो है मतों का सिर्फ केवल 4.8% मत प्राप्त होता है, और उत्तर पश्चिम प्रांत में 92% मुसलमान आबादी के बावजूद भी लीग को कोई सीट नहीं मिली। देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उतने लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे थे, वो अपने देश को बचाना चाहते थे पहले, मगर कुछ ऐसे हमारे मुसलमान थे जो पूरी तरीके से समर्थन मुस्लिम लीग को दे रहे थे, मगर सिर्फ केवल 20 से 30% लोग ही समर्थन दे रहे थे। करीब 70% लोग जो है भारतीय, मतलब भारत के लिए बात करना चाहते थे, एक भारत को एक भारतीय संघ के रूप में देखना चाहते थे। चलते बात करते हैं उसमें। वहीं अगर हम पंजाब में देखें कि 84 में से 2 और सिंध में 35 में 3 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी बड़ी हार। ये सरकार मार्च 1947 तक बिना किसी प्रावधान के कार्य करती रही, और सरकार 2 वर्ष 28 माह से अधिक समय तक क्रियाशील रही। उस समय जो प्रांत में सरकारें बनी थी, उन सरकारों के प्रमुख को प्रधानमंत्री पहली बार कहा गया। जैसे बम्बई में सरकार बनी तो बीजी खेर की बनी, उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया, वो भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री। संयुक्त प्रांत में अगर सरकार बनाई तो गोविंद बल्लभ पंत, जिसे हम मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। वहीं मद्रास में अगर उन्होंने सरकार बनाई तो सी राजगोपालाचारी को पद दिया गया, और वहीं उड़ीसा में बनाया तो हरे कृष्ण मेहताब को दिया गया। वहीं अगर मध्य प्रांत में बनाई तो डॉक्टर खरे को पद दिया गया, और उन्हें कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहा गया। अगर वहीं हम बात करें बिहार की, तो बिहार में श्री कृष्ण और पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हें ये पद दिया गया, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब को ये पद दिया गया। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था? ये 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से एक प्रस्ताव जो है भेजा था, जिसका नाम उन्होंने दिया अगस्त प्रस्ताव। इसमें भी डोमिनियन स्टेट का वादा किया गया अंग्रेजों द्वारा, और युद्ध के बाद भारत की संवैधानिक भविष्य को निर्धारित करते हुए एक नए संविधान बनाने की या स्थापना करने के लिए, वो भी कैसा होना चाहिए, संविधान सभा द्वारा तैयार होना चाहिए संविधान का निर्माण। और ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पहली बार ऐसा था जब अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था।
कैबिनेट मिशन आप पढ़ते होंगे 1946, उसमें यही बात लिखी है कि जो संविधान का निर्माण होगा वो क्या होगा, संविधान सभा द्वारा होगा। ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आया भी है। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। ये 1942 में आया था, जिस समय हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू था। आपको बता दें कि इस मिशन की घोषणा जो अनाउंस किया गया था वो 11 मार्च 1942 को की गई थी, और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये सचिव रहे हैं, राज्य सचिव रहे हैं। उनका पूरा एक प्रतिमंडल भारत आता है, जिसे क्रिप्स मिशन भारत कहा जाता है, और ये 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है और 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत करता है। इसमें क्या प्रावधान रखे गए थे, तो देख लेते हैं प्रावधान कौन कौन से थे। प्रोविजन, तो प्रोविजन में युद्ध के बाद उन्होंने साफ कह दी थी कि भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए और पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाए भारतीयों को। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार दे दिया गया इसमें। फिर इसके बाद कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन होना चाहिए, मतलब संविधान का अगर निर्माण हो तो उसमें भारतीय हो और कुछ ऐसे जानकारी वाले ब्रिटिश अधिकारी हों। ठीक है, तो एक संविधान के निर्माती सभा का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में जो चुने गए प्रतिनिधित्व काम कर रहे हैं और जो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। फिर कहा कि संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार को 2 शर्तों पर ही लागू होगी। तो वो क्या थे, प्रांत इससे सहमत नहीं है, इसे अविष्कार करके पूर्ववत स्थिति पर रह सकते हैं। फिर वो पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी देसी रियासतें हैं, जो ब्रिटिश के अधीन जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, उनको लिए साफ शब्दों में ये बोला कि भैया ब्रिटिश प्रांत तो सीधा कन्वर्ट हो गए, मगर जो देसी रियासत थे उनको सीधा सीधा 3 शब्द बोले गए, या तो भारत के साथ शामिल हो जाओ, भारत संघ के साथ शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, और या तो तुम स्वतंत्र रह सकते हो, अपना खुद का संविधान निर्माण कर सकते हो। ये था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का एक नमूना। इसके बाद आगे क्या है, भारतीय संविधान सभा। अब आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक को लेकर के भी एक समझौता हुआ। ठीक है, क्योंकि उनके हितों को लेकर के एक समझौता किया गया, किसी प्रकार को कैसे चोट न पहुंचाई जाए। तो नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की जो रक्षा का उत्तरदायित्व है वो अभी भी ब्रिटिश के पास रहेगा। ठीक है, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता और भारत का एक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। इसके बाद क्या है कि कांग्रेस की एक कार्य समिति जो है वो 11 अप्रैल 1942 को एक बैठक में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को सभी राजनीतिक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि यह प्रस्ताव बिल्कुल गलत है, और इसे अस्वीकार कर दिया गया सभी नेताओं के द्वारा। अब जब जैसे ये सब सारी चीज़ें हुई तो इसमें किस प्रस्ताव के विकास जो इतिहासकार थे उनके द्वारा आलोचना भी पड़ी गई। तो देखते हैं क्या क्या आलोचनाएं की हमारे भारतीय नेताओं ने। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई थी कि कब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को सीधा पोस्ट डेटेड चेक कह दिया या भविष्य में भुनाने वाला चेक कह दिया। वहीं इस प्रस्ताव के पट्टाभी सीतारमैया ने कहा अगस्त प्रस्ताव का यह परिवर्तित स्वरूप है। वहीं डॉक्टर के मजूमदार ने क्रिप्स मिशन के बारे में लिखा कि चर्चिल ने स्वाधीनता की मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों और अमेरिकी राजनीतिक को संतुष्ट करने के लिए क्रिप्स मिशन योजना को पारित किया था। ये बात बोला गया। अब हम बात करते हैं बेबल योजना क्या थी। ये 1945 में लाई गई थी। तो आपको मैं बता दूं कि जो लॉर्ड बेबल योजना थी वो 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें ये बेबल योजना का मुख्य जो है क्या था, तो जो वायसराय की एक कार्यकारी परिषद में भारतीय दलों के प्रतिनिधित्व को शामिल किए जाएंगे, ये बात रखी गई। वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य अब भारतीय होंगे, ये बात रखी गई।
कहा कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम हो या ज़्यादा हो, हिंदू कम या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। सबकी संख्या बराबर रखी जाए, क्योंकि सबका प्रतिनिधित्व समान यहाँ है शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। वायसराय की कार्यकारी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह होगी, ठीक है। जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरी तरीके से सरकार काम करेगी। जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब ब्रिटिश सरकार भारत के शासन को थामे रहेगी और उस शासन को आगे बढ़ाती रहेगी। लॉर्ड बायवेल के कार्यकाल में 1945 में एक शिमला समझौता भी होता है, और इस शिमला समझौता के मुख्य तत्व क्या थे। सबसे बात यह है कि जो शिमला समझौता हुआ वो 25 जून 1945 को हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान ने हिस्सा लिया, और वहीं मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने हिस्सा लिया। इसके बाद इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा 20 अन्य दल और भी शामिल हुए, परंतु यह सम्मेलन जो है सांप्रदायिकता के कारण, क्योंकि सांप्रदायिकता का जनक आपको पता है मार्ले मिंटो को कहा जाता है, और यही पहली बार मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्शन सिस्टम बनाया था। ये असफल रहा। इसकी घोषणा 15 जुलाई को 1945 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा की गई, और लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में दिसंबर 1945 में एक ब्रिटिश संसद का मंडल भारत आया। इस मंडल की सिफारिश से 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कर दी गई। अब यही कैबिनेट मिशन योजना भारत के संविधान निर्माण की दिशा को प्रशस्त करेगा। ब्रिटिश संसद का जो मंडल सिफारिश पर 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की जो घोषणा की गई, वो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने सभी दल के नेताओं से मुलाकात की पहले कि भारतीयों को वास्तव में क्या चाहिए। 13 मई 1946 को ये योजना भारतीय संविधान में प्रस्तुत की गई निर्माण के लिए। और इसके बाद आगे क्या है कि इसके कुछ निम्नवत प्रावधान रहे कैबिनेट मिशन के। क्या क्या रहे कि भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासत दोनों भी शामिल किए जाएंगे। भारत संघ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। सरकार कार्यपालिका के रूप में काम करेगी। फिर इसके बाद जो सर्वोच्च होगी वो विधायिका होगी, जिसे हम संसद बोलते हैं, और दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर के काम करेंगे। इसके बाद भारतीय प्रांतों को अपने शासन से संबंधित विभाग बनाने के अधिकार भी दिए गए। संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी, इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है, और उसके जो भी सदस्य होंगे वो सारे निर्वाचित सदस्य होंगे। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का में कुल जो है 389 सीटों पे चुनाव करवाए गए, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिली, 208 सीटें मिली। वहीं 73 सीटों में मुसलमान रह गए, मुस्लिम लीग, ठीक है। और 15 सीटें जो स्वतंत्र उम्मीदवारों को दी गई थी वो अलग से थी। 93 सीटें सिर्फ देसी राजाओं के पास, महाराजों के पास आरक्षित थी। और आज भी राजस्थान जैसे पर रजवाड़ों की जगहों पे देख रहे हैं कि शासन सिर्फ पारिवारिक लोग कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे के हाथ में शासन नहीं जा रहा है। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने तुरंत एक मुंबई में बैठक बुला ली और मुसलमानों के लिए अपना आदेश जारी किया कि देश एक पाकिस्तान देश के लिए आंदोलन किया जाए, और जो मुस्लिम जनता को आदेश दे दिया पूरी तरीके से। और वो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष आंदोलन कर दिया, और यही आंदोलन दिन को हमने प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था उन्होंने, ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि 12 अगस्त 1946, अब 12 अगस्त 1946 को जो है वायसराय जो लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और 2 या 3 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया। अब जो प्रावधान आया अंतिम सरकार का गठन, अब ये अंतिम सरकार का जो गठन है वो 1946 में ही गठित किया जाएगा, और इसके बारे में विवेचनाएं हम जो है अगले नेक्स्ट क्लास लेकर के लिए आएंगे आपके लिए। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।